हेलो व्यूअर्स, वीकेंड दस्तक दे चुका है और इसी के साथ साथ हम एक और नया टाइम्स ड्राइव शो आपके सामने लेकर हाजिर हैं। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई सवारियां और उनसे जुड़ी कहानियों की बात हम आपसे करने वाले हैं। तो क्या खास है आज के इस शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में जानेंगे टाटा पंच के ईवी अवतार की पूरी कहानी और उसके बाद रफ्तार भरेंगे कोयम्बटूर के करी मोटर स्पीडवे पर एप्रिलिया की RS 457 के साथ। दुनिया भर और देश भर में अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर जारी है। इस नई दौड़ में हर मैन्युफैक्चरर सबसे बेहतर और सबसे आगे दिखाई देने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल फोर व्हीलर मार्केट की बात करें तो टाटा मोटर्स जिस पेस से या जिस तेज़ी से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस पेस से ना कोई इंटरनेशनल और ना ही कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ियां लेकर आ पा रहा है अभी फ़िलहाल। चाहे टाटा की टियागो ईवी की बात करें, टाटा की टिगोर ईवी की बात करें या फिर नेक्सॉन ईवी की बात करें। लेकिन अब एक और मास मार्केट ईवी टाटा लेकर आ गया है, जो कि है ये टाटा की नई पंच डॉट ईवी। शुरुआत इसके फ्रंट एंड से करते हैं तो कंपेयर टू आइस ये जो फ्रंट इसका फेस है कंप्लीटली डिफरेंट इस पंच ईवी में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इसमें ये DRLs विद आपको टर्न इंडिकेटर्स, इसी में आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलेंगे जहाँ पे ये DRLs दिए गए हैं। कनेक्टेड लाइट इसकी फ्रंट में देखने को मिलती है एंड टाटा का ये नया लोगो अब इस पंच ईवी में, या कहीं की ईवी स्पेसिफिक लोगो अब इस पंच ईवी में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो आइस व्हीकल्स हैं उनमें पहले वाला ही लोगो टाटा देगी। नीचे की तरफ यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं टॉप वेरिएंट्स में आएंगे, बाकी में सभी में LED हेडलैम्प्स हैं एंड नीचे ये फॉग लैंप्स भी कुछ इस तरह से आप इसमें देख पाएंगे। एंड साइड में आए तो यहाँ पर 16 इंच के व्हील्स आपको ऊपर के वेरिएंट्स में मिलेंगे। जो कुछ नीचे के वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 15 इंच के व्हील्स मिलने वाले हैं। 190 सेक्शन के व्हील्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक टाटा अपनी इस पंच डॉट ईवी में दे रही है। एंड डॉट ईवी की बैजिंग जो टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर नई ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको इसके फ्रंट डोर में मिल जाएगी लेफ्ट साइड में। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ओवरऑल डायमेंशन है वो बिल्कुल पंच आइस व्हीकल जैसा ही है, कोई डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चेंज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइनअप की बात करें, जो पहले वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं टाटा के नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, उनसे अलग जो इस पंच डॉट ईवी में टाटा ने किया है वो है एकदम नया प्लेटफॉर्म अब इस पंच ईवी के लिए टाटा ने बनाया है। एंड आगे आने वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, शायद जो नेक्सॉन और जो अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में है, तो उनमें भी टाटा आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकती है। तो ये एक नया और मेजर चेंज इस टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब देखने को आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो ओवरऑल डिज़ाइन है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, 360 कैमरा है तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये इसके ORVMs एंड ऑल्सो पियानो ब्लैक फिनिश इसके रूफ रेल में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। एंड रियर सेक्शन जो है, टेल लाइट वगैरह, वो सब कुछ आपको पंच आइस वाला मिलेगा। यहाँ पे कुछ नया चेंज नहीं है। एंड देखेंगे आप कुछ इस तरह कितने ज़्यादा पैनल गैप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। एंड पीछे आप देखेंगे वही टाटा का नया लोगो, रिवर्स कैमरा, पंच डॉट ईवी की ब्रांडिंग एंड सेंसर्स। एक और जो नया एडिशन कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टाटा के हैं उनके मुकाबले हुआ है वो है इसके फ्रंट में। अमूमन हम टेस्ला की गाड़ियाँ देखते थे, उनमें फ्रंट में स्पेस था। तो इंडियन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते थे या आए हैं अभी तक, जो किसी में फ्रंट में बहुत ही रेयरली, प्रीमियम में एक दो गाड़ी में देखा है, लेकिन मास मार्केट वाली गाड़ियों में नहीं देखा है। लेकिन अब टाटा ने क्योंकि इसको एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है तो फ्रंट में भी थोड़ा सा स्पेस बन गया। अराउंड 14 लीटर्स का स्पेस यहाँ पे अब आपको इसके फ्रंट में भी देखने को इधर मिल जाएगा। एंड जो पैनल गैप्स की मैं बात कर रहा था थोड़ी बहुत, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत अनइवन या ज़्यादा पैनल गैप्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हेडलाइट के या DRL के आसपास देखेंगे थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह हैं। सो फिट एंड फिनिश अगेन आई वुड से स्टिल इज़ एन इशू इन सम एरियाज़ विद टाटा कार्स। तो ये भी यहाँ पे मामला कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब इस पंच ईवी के इंटीरियर की बात करें तो पहले डैशबोर्ड की बात करते हैं तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है, लेकिन थोड़ा बहुत पैटर्न है, क्वालिटी वाइज मामला सही लग रहा है। एंड यहाँ पे भी कुछ टेक्सचर्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है अगेन। एंड यहाँ पे भी
आप सोच रहे होंगे ये लेदर है, बट इट्स नॉट लेदर। यहाँ पर प्लास्टिक में ही थोड़ा सा मटेरियल और बेहतर या फिनिश वगैरह और बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो वाई वाले पैटर्न जो टाटा ईवीज़ में देखने को मिलते हैं, तो वैसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको 10.25 इंच का नया स्क्रीन अब इस पंच ईवी में देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो है arcade.ev वाला ऐप स्वीट भी टाटा ऑफर कर रही है, जो हमने नेक्सॉन ईवी में भी देखा था, तो यहाँ पर वो भी टाटा दे रही है। देन एसी वेंट्स के आसपास कुछ इस तरह से एल्यूमिनियम फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको वही टच वाले ऑप्शंस, गाड़ी जब बंद होगी तो यहीं पे इसका चार्जिंग पोर्ट जो आगे दिया गया है उसको ओपन करने का यहाँ पे आइकन आएगा। 360 कैमरा जो इसमें दिया गया है उसकी क्वालिटी एक बार देखते हैं। यहाँ पे इसको 3D में ले जाते हैं, बट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसका व्यू देखने को मिलने वाला है 360 डिग्री कैमरा का। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। सो ये मामला कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है, फील है, वही टाटा नेक्सॉन वाला ही है, वैसा ही आपको पैनल सेंटर में देखने को मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड में जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं, वॉइस कमांड के बटन्स हैं। एंड राइट साइड में इसकी क्रूज कंट्रोल एंड जो इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है इस वाले वेरिएंट में, तो वो आप उसके सेटिंग्स या उसके ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें जो है आपको फुल नेविगेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, TPMS वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, रेंज आपको देखने को मिलेगा, बैटरी परसेंटेज है। मोड्स की बात करें तो जो टॉप के वेरिएंट्स हैं, जो लॉन्ग रेंज वाले स्पेशली वेरिएंट्स हैं, वहाँ पर आपको 3 मोड हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। जबकि जो नॉर्मल रेंज वाला वेरिएंट है या कि कम रेंज वाला वेरिएंट है, वहाँ पर आपको 2 मोड मिलेंगे, सिटी और स्पोर्ट। इको आपको उसमें नहीं मिलेगा। दोनों फ्रंट सीट जो हैं उसमें वेल्टेड सीट्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे लेदर प्लस फैब्रिक का कॉम्बिनेशन टाटा इस पंच ईवी के सीट्स में यहाँ पे दे रही है। और दूसरी कतार की बात करें तो यहाँ पर जो मामला है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, तो लेग रूम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थाई सपोर्ट यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है, सीट जो है कंफर्टेबल फील हो रही है। और हेडरूम भी मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वही आर्मरेस्ट विद नो कप होल्डर्स, अगेन फिट एंड फिनिश, तो थोड़ा मामला कुछ इस तरह से है। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे और दोनों आगे आपको यहाँ पर इस पंच.ev देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स फ्लोर यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन 3 लोग अगर मैं कहूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंफर्टेबली तो ज़रूर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 2 एडल्ट्स एक बच्चा बीच में बैठना चाहे तो ईजिली यहाँ पे बैठ सकता है। एंड रियर एसी वेंट्स नहीं है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है। एंड कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे थोड़ी सी इधर कुछ दी गई है। तो मामला कुछ ये है इस पंच.ev के दूसरी कतार का। डायमेंशंस ऑफ कोर्स नहीं बदली हैं, तो स्पेस भी ऑलमोस्ट वैसा ही पहले जैसा आइस वाला ही यहाँ देखने को मिल रहा है। अब टाटा जो है इसमें 2 इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफर कर रही है। बैटरी पैक के 2 ऑप्शन हैं, एक है 25 किलोवाट, एक है 35 किलोवाट। एंड रेंज भी दोनों के हिसाब से डिफर करती है। लेकिन ये जो हमारे पास लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है, जब मैंने इस गाड़ी को चलाना शुरू किया था, तकरीबन इसका 96% बैटरी जब चार्ज था 317-20 के आसपास, तब उस टाइम पे टोटल रेंज दिखा रहा था। जो क्लेम रेंज है दैट इज़ अराउंड 421, बट 96% के आसपास ही तब उस टाइम पे यहाँ पर 320 किलोमीटर के आसपास रेंज दिखा रहा था। तो किस तरह से रेंज डिप हो रही है, किस तरह से इसकी ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। The time is now to show 'em what we got. Seize every chance like there's only one shot. We divided the moment. Now let's move forward और बात करते हैं इस टाटा की नई पंच ईवी के ड्राइव परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपीरियंस किस तरह का मेरा रहा है। पहले कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अब इसमें 2 वेरिएंट का ऑप्शन टाटा अपनी पंच ईवी में दे रही है, एक है पंच ईवी और एक है पंच ईवी लॉन्ग रेंज वर्जन। अब बैटरी पैक जो पंच ईवी में दिया गया है वो है 25 किलोवाट आवर का, और जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसमें है 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है। 25 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में जो पावर है वो है 60 किलोवाट और टॉर्क है 114 न्यूटन मीटर, 114 न्यूटन मीटर्स। और जो 25 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक वर्जन है उसका पावर है 90 किलोवाट और टॉर्क वो जनरेट करता है 190 न्यूटन मीटर्स। और इसके साथ साथ जो चार्जिंग टाइम है इसके पंच ईवी वाले वर्जन का वो है अराउंड 9.4 आवर्स अगर आप उसको 15 एम्पियर सॉकेट से चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जर से कर रहे हैं 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से, तो तकरीबन 56 मिनट्स में ये 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। वहीं जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसका चार्जिंग टाइम है 15 एम्पियर सॉकेट से अराउंड 13.5 आवर, और अगर सेम डीसी फास्ट चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं उसको तो 56 मिनट वो भी 10 to 80% चार्ज होने मिलेगी। अगर 7.2 किलोवाट चार्जर की बात करें तो वहाँ पे आपको 3.5 घंटे के आसपास नॉर्मल वर्जन में, और लॉन्ग रेंज वर्जन में आपको तकरीबन 5 घंटे के आसपास का समय उसको चार्ज करने में लगेगा।
अब शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया तो 96% के आसपास ये गाड़ी चार्ज थी और 317 किलोमीटर इसका रेंज सब दिखा रहा था सिटी मोड में। एंड उस समय मैंने इसके ट्रिप मीटर को 0 कर दिया ताकि रेंज का भी थोड़ा आइडिया लग पाए कितना मैंने चलाया और कितनी रेंज इसकी डिप हुई। तो रेंज से शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसको 74 किलोमीटर के आसपास चलाया जो फर्स्ट फेज में चलाया, और उसी के बाद मैंने इसका रेंज थोड़ा कैलकुलेट किया एंड 74 किलोमीटर चलाने के बाद इसका रेंज डिप हुआ अराउंड 87 किलोमीटर्स के आसपास। तकरीबन आप 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज डिप होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि मैंने जो है इसको अलग अलग मोड्स में एक्सपीरियंस किया, इको, सिटी, स्पोर्ट, सभी मोड, एंड ज्यादा मैंने इसको स्पोर्ट मोड में भी चलाया और लाजमी था कि वहां पर थोड़ी रेंज और जल्दी डिप होनी थी। एंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर मुझे नहीं लग रहा है। सो रेंज वाला फिगर मुझे इसका परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई दिया। बहुत ज्यादा डिप मुझे यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिला। इवन दो मैं इसको अग्रेसिवली या किसी भी और तरीके से इसको चला रहा था तो वो बहुत ज्यादा नंबर का फर्क इन टर्म्स ऑफ रेंज देखने में नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट पर। तो मोड्स दिए गए हैं इसके लॉन्ग रेंज वाले वर्जन में और वही हमारे साथ था, इको, सिटी और स्पोर्ट। थोड़ा बहुत मैंने सिटी में चलाया, थोड़ा बहुत इको में, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने इसको ऑफ कोर्स स्पोर्ट मोड में चलाया एंड वहां पर इसका परफॉर्मेंस एकदम अच्छे से निकलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत से ही वो पावर और टॉक आपको निकलता हुआ दिखाई देगा एंड ऑफ कोर्स, और हाँ, उतना सरप्राइजिंगली फास्ट नहीं है जितना हम थोड़ा हाई रेंज या हाई बजट वाली इलेक्ट्रिक कार्स में देखते हैं। और अचानक से जो झटका सा लगता है वो वाला फैक्टर यहाँ आपको नहीं लगा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से शुरुआत में जो पंच एक्सपेक्टेड होता है वो आपको इस टाटा की पंच ईवी में देखने को जरूर मिलेगा। और वो फन फैक्टर भी राइड के शुरुआत से स्पेशली स्पोर्ट मोड में आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। तो वो वाला फैक्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव इस टाटा की पंच ईवी में देखने को मिला है। एंड ये जो पंच ईवी है नए प्लेटफॉर्म पर तैयार करी गई है, तो गाड़ी का जो ओवरऑल हैंडलिंग है, ड्राइव एक्सपीरियंस है, वो भी ज़्यादा बैलेंस्ड और कंपोज्ड फील होता है कंपेयर टू दी अदर कार्स जो नेक्सॉन टियागो या फिर टिगोर जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर अभी फिलहाल बेस्ड हैं, उसके मुकाबले थोड़ा बेटर मुझे ड्राइव और हैंडलिंग और कंट्रोल इस टाटा की पंच ईवी के इस नए प्लेटफॉर्म में जरूर देखने को मिला। एंड ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा मेरा इसके साथ रहा। अब हैंडलिंग और कंफर्ट की बात करें तो स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है थ्रू आउट ड्राइव के दौरान मुझे इस पंच ईवी देखने को मिला है। अब कंफर्ट वाले एस्पेक्ट पर आए तो वहाँ पर भी सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे से इसका ट्यून है। अलग अलग माहौल में मैंने इस गाड़ी को चलाया, थोड़ा बहुत ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी टाटा ने इस पंच ईवी के साथ ऑर्गेनाइज करा होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑफ रोडिंग भी मैंने उस एक्सपीरियंस के अलावा भी इस पंच ईवी के साथ की। तो वहाँ पर भी उस माहौल में गाड़ी काफ़ी बैलेंस्ड, कंपोज्ड एंड जिस तरह से कंफर्ट भी गाड़ी में अंदर महसूस हो रहा था तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे इस टाटा की पंच ईवी में देखने को मिला है। थोड़ा सा मैं कहूँगा सीट्स की बोल्स्टरिंग जो है थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। मेरी कदकाठी और मेरे साइज के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी सी बोल्स्टरिंग में कमी थी। तो थोड़ा बहुत कॉर्नर्स या शार्प टर्न्स पर मुझे बॉडी रोल इसमें जरूर महसूस हो रहा था। बात करें ब्रेकिंग की तो जो टॉप वेरिएंट है लॉन्ग रेंज वाला उसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है वहाँ पे आपको डिस्क और ड्रम वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो वेरिएंट हमारे साथ था वो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वाला था। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी कोई समस्या, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में मुझे इस पंच ईवी में देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस टाटा पंच ईवी की तो कीमत जो टाटा ने इसकी रखी है, एंड ऑफ कोर्स अभी फिलहाल कोई भी कंपटीशन में इसके कोई गाड़ी नहीं है, तो कीमत मुझे लगता है टाटा ने बहुत ज्यादा इसकी नहीं रखी है, थोड़ा अग्रेसिवली इसको प्राइस जरूर किया है। एंड मुझे लगता है थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कमिंग्स मुझे इस गाड़ी में देखने को मिली हैं जो कि टाटा की पहले वाली गाड़ियों में मुझे देखने को मिली थी इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, एक दो बार इसका स्क्रीन भी हैंग हुआ, बट ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ गाड़ी जिस तरह से चलाने में फील होती है, जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है और जिस तरह का डिज़ाइन और फीचर्स इसमें दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स जो प्राइस टाटा ने रखा है, और उस हिसाब से मुझे लगता है टाटा की ये पंच ईवी कई मायनों में बहुत सॉर्टेड है एंड ये आपके लिए एक रिलायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर बन सकती है। Aprilia RS 457 एक ऐसा प्रोडक्ट जो मास मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, स्पेशली इंडियन कंज्यूमर्स के लिए विद द RS बैजिंग। आज हम कोयम्बटूर में मौजूद हैं करी मोटर स्पीडवे पर और आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं इस नई Aprilia RS 457 की। अब ऑल्दो इसके डिज़ाइन वगैरह की हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जिनको नहीं पता है, लेट्स टेक देम थ्रू द डिज़ाइन एंड फीचर पार्ट ऑफ दिस RS 457। तो फ्रंट में आप देखेंगे वही RS वाला DNA प्रोफाइल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको
विंड स्क्रीन एंड DRLs कुछ इस तरह से दिए गए हैं। LED हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। एप्रिलिया की यहाँ पे पैचिंग दी गई है एंड ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है वो अग्रेसिव ज़रूर देखने में लग रहा है एंड ऑल्सो वो स्पोर्टी एलिमेंट या वो RS वाला एलिमेंट भी यहाँ पर इसके फ्रंट फेस से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे एप्रिलिया की बैजिंग ग्राफिक्स वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। फिर साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 3 कलर टोन का इसमें ऑप्शन है। एक ये है एंड यहाँ पर RS की पैचिंग कुछ इस तरह से पर्पल एंड रेड ग्राफिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल भी है वो रेसिंग वाला जो DNA या कहें कि RS वाला जो DNA है वो इसकी साइड प्रोफाइल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एप्रिलिया RS की बैजिंग यहाँ बेली पैन में आप देख सकते हैं एंड अंडर बेली एग्जॉस्ट के साथ वो कनेक्ट करा गया है। काफ़ी यहाँ पर फिट एंड फिनिश को लेकर भी मामला मुझे सॉर्टेड देखने को मिल रहा है एंड ऑन द इंजन देयर इज आल्सो एप्रिलिया बैजिंग। ऊपर टैंक की तरफ आएँ तो अराउंड 13.5 लीटर का इसके टैंक का साइज़ है एंड एप्रिलिया रेसिंग की बैजिंग इधर भी देखने को मिल जाएगी। एंड पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर जितनी बाइक फ्रंट से एग्रेसिव या ब्रॉड देखने को मिलती है पीछे उतनी ही मिनिमलिस्टिक होती जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे एप्रिलिया के ग्राफिक्स RS 457 की बैजिंग इधर भी दी गई है। टेल लैम्प्स LED है, इंडिकेटर भी इसमें LED दी गए हैं तो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ टेक की अगर बात करें तो टायर की साइज़ की बात करूं तो फ्रंट में जो टायर दिया गया है वो है 17 इंच का 110 सेक्शन का और जो रियर में टायर दिया गया है वो है 17 इंच का 150 सेक्शन का। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये RS 457 आती है एंड और फ्रंट में इसमें USD फोक्स दिए गए हैं जिसका प्रीलोड आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि वो स्टेप एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन नहीं है बट प्रीलोड एक लेवल तक आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके फ्रंट USD फोक्स का एंड सेम विद रियर मोनोशॉक वहाँ पर भी आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो डिज़ाइन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कार्बन फाइबर यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न यहाँ दिया गया है एंड इधर भी जो देखेंगे जो इसका फ्रेम है एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा गया है तो यहाँ पर भी मामला काफ़ी फिट एंड फिनिश को सॉर्टेड देखने को मिल रहा है। सीट की बात करूँ तो स्प्लिट सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड पोजीशनिंग की बात करूँ यहाँ पर मैंने ट्रैक पे इसको ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ तो पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लगता है मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है बट अगर मेरे से कम हाइट के जो लोग होंगे 5'9" से कम हाइट के जो लोग होंगे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और कॉम्प्रोमाइज़ स्पेशली जब आप रिलैक्स मोड में जाते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग देखने को मिलेगा एंड जो मेरी हाइट से ऊपर होंगे 5, 10, 11 या 6 के आसपास मुझे लगता है उनके लिए जो पोजीशनिंग है काफ़ी अच्छी और सॉर्टेड यहाँ पर देखने को इसमें मिलेगी। फिर क्लिप ऑन हैंडल बार का इस्तेमाल करा गया है। सेंटर में यहाँ पे एप्रिलिया की बैजिंग है एंड 5 इंच का यहाँ पे इसमें स्क्रीन दिया गया है। TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड मोड्स इसमें दिए गए हैं 3। एक इको है, देन देयर इज रेन मोड एंड देन देयर इज स्पोर्ट मोड। इसके अलावा जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ABS लाइट ये सब ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। इंजन लाइट वगैरह, टाइम, टेम्परेचर एंड देयर आर 5 डिस्प्लेज जहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में ट्रिप मीटर आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट विल प्रोवाइड यू द सर्विस इंटरवल, टेम्परेचर एंड बैटरी वोल्टेज। फिर इसके बाद जो आपको लैप टाइम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आप अपने लैप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। देन द फोर्थ पेज ऑफ द स्क्रीन इज अबाउट द कनेक्टिविटी। इसमें एप्रिलिया RS कनेक्ट का एक ऐप भी है जो आप कनेक्ट करके अपने स्क्रीन से जो आप फ़ोन को इस स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट वगैरह, यो मैसेजिंग वगैरह, कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो ये सब फीचर इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन इसके डिस्प्ले में यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और सेफ्टी टेक की बात करूँ ऑब्वियसली मैं ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके ड्यूअल चैन ABS की बात कर चुका हूँ लेकिन इसमें आपको राइड बाय वायर का ऑप्शन भी मिलता है। क्विक शिफ्टर भी है बट वहाँ पे आपको एज एन एक्सेसरी वो अलग से लेना पड़ेगा, वो एज स्टैंडर्ड एप्रिलिया इस RS 457 में नहीं दे रही है। सो ये कुछ यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स इस एप्रिलिया की RS 457 में देखने को मिलता है। अब जो इसमें इंजन दिया गया है 457 सीसी का अराउंड 45 bhp के आसपास पावर है उसका, तो किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर इस करी मोटर स्पीडवे पर इस RS 457 का देखने को मिल रहा है, किस तरह की राइड, किस तरह की हैंडलिंग है, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस एप्रिलिया की 457 के परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग किस तरह की इसमें देखने को मिल रही है। ट्रैक पर हमने छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर इस 457 के साथ किया। एक नज़र इसके कुछ इंजन के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं।
अब इनिशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक तेज तर्रार है। शुरुआत से ही आपको वो एक्सेलरेशन या वो क्विक एक्सेलरेशन जो एक्सपेक्टेड होता है वो इस 457 से निकलता हुआ दिखाई जरूर देता है। और जिस तरह की पावर और टॉर्क डिलीवरी इस तरह की बाइक से एक्सपेक्टेड होती है वो एप्रिलिया की RS 457 डिलीवर करती हुई दिखाई देती है। Now it's not as aggressive as some of the bikes that are there in this segment, but it has that fun element, it has its own character जो आपको राइड के दौरान इस बाइक से जुड़ा हुआ महसूस कराएगा। एंड बाइक की जो पोस्चरिंग है वो भी काफ़ी सॉर्टेड महसूस होती है। ट्रैक पर तकरीबन 1 घंटे के आसपास मैंने इसको यहाँ पर टेस्ट राइड किया और बाइक का जो पोस्चर है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है। वो रेस बाइक वाला फील जो है वो आपको इसकी पोस्चरिंग में भी देखने को मिलने वाला है। अब इसमें अलग अलग राइडिंग मोड्स का ऑप्शन है, स्विचेबल ABS का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी कुछ टेक्नोलॉजी है जो आपको राइड के दौरान बाइक से एंगेज महसूस कराएगी। एंड ट्रैक पे जिस तरह से बाइक परफॉर्म करती है, जिस तरह से बाइक हैंडल करती है अपने आप को, वो एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट मुझे इस एप्रिलिया की RS 457 में देखने को मिला है। अब सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो वहां पर भी मामला सॉर्टेड मुझे महसूस हुआ। हालांकि ट्रैक पर किसी तरह के बम्प्स या स्पीड ब्रेकर्स देखने को ऑफकोर्स नहीं मिलने वाले थे, लेकिन इस माहौल के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप भी इस बाइक में देखने को नहीं मिली है। रियल इंडियन कंडीशंस में वो किस तरह से परफॉर्म करता है दैट विल गेट टू नो लेटर। बट ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर भी ब्रेक जो है तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में सॉर्टेड महसूस हुई। ब्रेक की जो बाइट है काफ़ी अच्छी है, प्रिसाइज है। दोनों ही कंडीशंस में मुझे ब्रेकिंग को लेकर भी कोई शिकायत इस एप्रिलिया की RS 457 में देखने को नहीं मिली है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस एप्रिलिया की RS 457 के बारे में, तो जिस प्राइस पॉइंट पर एप्रिलिया इस RS 457 को लेकर आई है वो एक बहुत ही कंपैरेटिव प्राइस मुझे लगता है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बाइक से निकलता है वो भी काफी एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे इस बाइक में देखने को मिला है। ऑल्दो इट्स नॉट एज एग्रेसिव एज द KTM, बट बाइक का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी है वो काफी काम, कंपोज्ड एंड येट वो फन वाला एलिमेंट भी इस RS 457 में देखने को मिलता है। जिस तरह का टेक इस बाइक में ऑफर करा गया है जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, एंड ये RS 457 आपको थ्रू आउट उस राइड के दौरान एंगेज रखने वाली है। तो उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर अगर आप कोई बाइक तलाश रहे हैं इस सेगमेंट में, तो मुझे लगता है एप्रिलिया की ये RS 457 एक अच्छा और रिलायबल पैकेज आपके लिए जरूर बन सकती है। आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में आप सभी से अब विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आज के शो से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो भेज सकते हैं। हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट while driving, always wear your helmet while riding. Drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET North Pradesh.